आज हम लोग GS1 का जो पेपर होता है ना मेंस में, उसके सिलेबस का पूरा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी होता है, पिछली बार ही मैंने एग्ज़ाम से पहले किया था। पिछली बार तो बहुत ही आसान था मेंस। इस बार का मेंस जो 68वीं होगा या 69 BPSC का मेंस होगा, दोनों के लिए वीडियो है। उसमें थोड़ा सा आपको संभल कर पहले से जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होता है कि जब तक आपको ठोकर ना लगे तब तक आप सही से चले ना, पहले ही समझ जाना ज़्यादा सही होता है। इसलिए पूरा सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका निचोड़ निकाल के कि क्यों ये एनालिसिस ज़रूरी था और कौन कौन सी चीज़ों पर हमें आने वाले समय में फोकस करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर UPSC PCS पर। हम कंटेंट बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यही हमारी पहचान है। ओके, और धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्च करने पर कई बार आपको वीडियोज़ नहीं मिलते हैं। ओके, सबसे पहले सिलेबस को ढंग से पढ़िए। और क्या करना है हमें, ढंग से पढ़ने के बाद मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर बता दूंगा, जिससे सवाल आपके पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना होगी। ओके, पहला क्या है, देखो ये GS1 का सिलेबस तो शॉर्ट फॉर्म में इतना ही लिखा हुआ है। भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण। लेकिन इसको जब डिटेल में पढ़ते हैं ना हम लोग, तब थोड़ा सा सही से क्लियर हो पाता है कि क्या है क्या नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर मैं आपको लिख लिख के टॉपिक बताऊंगा। आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न होंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य काल, पाल काल, मौर्य काल लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन, उसके बाद स्टैट का पोर्शन दिया हुआ है। तो मूल रूप से क्या निकल के आया अपने सिलेबस से, अगर हम लोग ध्यान से दें, और क्यों मैंने ये चीज़ डिस्कस किया है, नहीं तो पिछली बार वाला ही मैं वीडियो फिर से डाल देता जिसमें 13 टॉपिक थे मात्र। तो अगर BPSC के GS1 का है और इसको डिकोड करना है आपको ना, तो इसको 3 भागों में आप बांटिए। पहला सेक्शन कौन सा होता है इसका, हिस्ट्री का। दूसरा होता है इसका करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है। करंट अफेयर्स में आपको भारत के मतलब राष्ट्रीय और IR का सेक्शन देखने को मिलता है। करंट अफेयर का हिस्सा है, इसको IR से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तीसरा सेक्शन क्या होता है इसका, स्टैटिक्स का होता है। स्टैटिक्स में भी मूल रूप से DI पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बेहद आसान होता है। अगर ढंग से आपको अनुपात, समानुपात, परसेंटेज ये सब निकालना भी आता है ना, तो वहाँ पर अगर आप गलती नहीं करते, DI में क्या गलती करते हैं लोग, आंकड़ों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और पूरा का पूरा DI फिर आपका गलत हो जाएगा एक आंकड़े से। तो अगर आप गलती नहीं करते हैं तो बहुत ही आसान सा सेक्शन होता है। बस थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर का भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस सेक्शन को अगर जिनका मैथ्स कमज़ोर है तो आप डरिए मत, कि उसमें मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए और परसेंटेज का समझ होना चाहिए, बस उससे ये सॉल्व हो सकता है। इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मैथ्स कमज़ोर है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं, बस लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगा एग्ज़ाम और फिर वहाँ सत्यानाश कराए। ओके, पहला सेक्शन है इसका हिस्ट्री। इसी पर आज हम लोग मुख्य रूप से आज इसी कर एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस क्यों करेंगे, क्योंकि इसका एडवांटेज है आपके पास। क्या एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि इसमें ना इसका टॉपिक जो है ना वो फिक्स होता है। अभी तक तो था 67 तक, इसमें मात्र 13 टॉपिक मैंने बताए थे, वहीं से मैक्सिमम सवाल पूछे गए थे। इस बार थोड़ा सा अलग क्यों होगा, क्योंकि BPSC ने पहले ही बता दिया है कि पैटर्न उसने चेंज कर दिया है। किसका पैटर्न चेंज किया भाई, तो क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर में उन्होंने लिख कर दिया है कि हम जो शॉर्ट आंसर है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर के बाद उन्होंने ये भी लिखा है तो कवर होल सिलेबस। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर
चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि सिलेबस जब वो कवर करने की बात कर रहे हैं तो पहले जैसा रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा कि बेटा पाल कला रट लो, मौर्य कला रट लो और चंपारण रट लो, भारत छोड़ो आंदोलन रट लो और वहाँ पर जाकर उल्टी कर पाओ और इन्हीं में से एक भी इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस बार थोड़ा सा मामला आपका अलग होगा। ओके, अब सिलेबस में क्या है ऐसा जिससे सब सवाल पूछे जा सकते हैं पिछले साल के अलावा, तो दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ देश के इतिहास की रूपरेखा 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से। 19वीं शताब्दी बोले तो कौन सा ईयर हो गया बंधुओं? 1850 के बाद। ओके, यानी कि अगर हमें 1850 के बाद का सभी टॉपिक्स को, जो भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक हैं आधुनिक भारत के, उसको अगर हम कंप्लीट कर लें तो फिर हमारा जो सवाल आएगा वो सारा हमारे पढ़े हुए भाग से ही आएगा। यही मुख्य रूप से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले वाली स्ट्रैटेजी जो है कि 10 टॉपिक पढ़ के गए, उसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा। ये जो सचिव अध्यक्ष हैं, क्रांतिकारी टाइप के अध्यक्ष हैं, इनको बहुत मज़ा आता है बच्चों को रुलाने में। रुलाने का मतलब वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो अच्छे ऑफिसर क्रिएट करना चाहते हैं और ये अच्छी बात है। ओके, अब सभी टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक पढ़े भाई और किस हिसाब से पढ़ें? तो सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि बिहार के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है, यानी कि इस बार का जो सवाल आएगा ना मेंस में, उसमें सभी सवालों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कम से कम ऐसे टॉपिक जिनसे जुड़े हुए घटनाएं बिहार में बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल आपको विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में तो लिखना ही पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर अभी तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह का माइंडसेट बना के इस बार पढ़ना है या 69 बीपीएससी के लिए किस हिसाब से पढ़ना है। पहले से ही तैयारी करके रखिए ताकि मौका आए तो मौका चूके ना। अगर पहले से आप तैयार नहीं होंगे तो मौका फिर से हाथ से निकल गया, फिर आप अगले की आस में बैठ जाएंगे कि 70 बीपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। 67th बीपीएससी जब नहीं हुआ था तब से मैं बच्चों को बोल रहा था कि भाई ऐसा करो, एनसीईआरटी से शुरू करो जीएस पढ़ना। सबसे शुरुआत में मैंने ही ये चीज़ बोला था। बहुत सारे लोगों ने इसका मेरे पर मजाक भी बनाया था कमेंट करके कि ये आदमी पागल हो गया है, बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने को बोल रहा है। तो मैं उस समय से बोल रहा था कि 67th जिनको देना है वो तो नहीं, लेकिन 68 जिनको भी देना है आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक वही है, वहीं से आपके सवाल आने वाले समय में पूछे जाएंगे, अगर चेंज करना होगा उसको तो। खैर, बाद में अब सब एनसीईआरटी पर वापस ही आए हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी थोड़ी ना कि 68वीं का पेपर देखें हम लोग, उसी का आधार पर एनालिसिस करें। पहले से ही क्यों ना अपना एक रणनीति बना के हम सिलेबस को पूरा पढ़ लें, जिससे क्या हो एग्ज़ाम में आपके सवाल ना छूटे। अब हम शुरू करते हैं, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं। आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा मदद मिले। 1850 के बाद बोला है उन्होंने आधुनिक भारत में। अगर हम लोग एंशिएंट की बात करें, पहले एंशिएंट की बात कर लेते हैं हम लोग। एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने बोला हुआ है मौर्य काल की कला, पाल कला, और एडवांटेज में हम लोग एक और एक सा पढ़ लेंगे गुप्त कला। इसका जब भी आप पढ़ने बैठें इसके कला को डिवाइड कर लीजिए। जैसे शॉर्ट आंसर में आपसे क्या पूछा जाता, अभी तक क्या पूछा जाता था कि मौर्य कला के बारे में लिखिए जितना लिख सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मौर्य की, अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछना होगा तो मूर्ति कला के बारे में लिखिए, मौर्य की मूर्ति कला के बारे में आप लिखिए। डिवाइड कर देगा सवालों को। वो क्या बोलेगा, भवन स्थापत्य के बारे में लिखिए 5 नंबर का। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप जब पूरा मौर्य कला ही पढ़ेंगे तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन पाल कला जो है, इसके बारे में जो आपसे डिवाइड करके पूछने लग जाएगा, पाल कला में बौद्ध विहारों का, बौद्ध जो विहार बनाए गए उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो इसलिए बौद्ध विहार के अलग से पढ़ लीजिएगा, स्थापत्य कला को अलग से पढ़ लीजिएगा, और भी कुछ भी बनाया गया हो उसको अलग अलग डिजाइन में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलग अलग टॉपिक, सब टॉपिक बना के। ओके, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा मौर्य काल में जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है ना, सामाजिक और आर्थिक स्थिति,
इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे तो आप पढ़ेंगे ही इसको हिस्ट्री में। अगर मान लो पूछा जा सकता है कि किसी पदाधिकारी का नाम पूछा, या शॉर्ट में बोले कि मौर्य कला के जो मुख्य पदाधिकारी है उनका नाम लिखिए या उनके कार्यों को लिखिए, इस तरह की चीज़ों के लिए पहले से माइंडसेट बना के जा सकते हैं आप। वैसे मुख्य रूप से एनसीईआरटी में कला ही पूछेगा, जब संस्कृति दिया है तो संस्कृति ही पूछेगा। मैं एक आपको सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे बड़ा हिस्सा जो अपना है मॉडर्न हिस्ट्री। और किसी और दिन मैं फिर ऐसा क्या करूँगा कि इसका जो करंट सेक्शन का है, जो आईआर और राष्ट्रीय करंट है, उसको भी एनालिसिस कर लेंगे हम लोग इसी तरह से। ओके, इसमें सबसे पहला लिखिए विद्रोह, क्योंकि विद्रोह से सवाल अभी तक तो सभी हर साल पूछा गया है और इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से विद्रोह से बिहार में सवाल पूछे जाते हैं? तो 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं अभी तक। मुख्य रूप से इसमें कुंवर सिंह जी की जो भूमिका है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। कुंवर सिंह जी की भूमिका के बारे में सवाल पूछा गया है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में पूछना होगा, 1857 एक राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं? राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं, विवेचना कीजिए। तो आप किसके आधार पर विवेचना करेंगे? आपको अलग अलग राइटर जो हैं या हिस्टोरियन हैं उनके बारे में उनका स्टेटमेंट लिखकर आपको स्थापित करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये राष्ट्रीय आंदोलन था या नहीं था। या कि आप पूछ सकता है 1857 में कुंवर सिंह जी की भूमिका पूछ ले, पहले जैसे पूछता था वैसे ही पूछ सकता है। पहला विद्रोह हो गया आपका 1857 के विद्रोह। इसके बाद के सुधारों को भी पूछ सकता है कि इसका क्या सुधार क्या प्रभाव पड़ा, सुधार बोले, या इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से प्रभाव पड़े, आर्थिक नीति में अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक नीति में क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बाद से सामाजिक नीति पर कौन सा ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, सैन्य नीति को लेकर कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था अंग्रेज सैनिकों पर। इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं 1857 के। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही टॉपिक को बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे 1857 का विद्रोह तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि हाँ ये सेक्शन पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरा विद्रोह कौन सा है? अब दूसरे विद्रोह पर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, इतना डीप एनालिसिस कोई भी टीचर नहीं करते हैं। दूसरा कौन सा है? संथाल विद्रोह। इसको तो आप पढ़ते ही हैं, पहले भी पढ़ते थे, अभी पढ़ेंगे। वहाबी भी आप पहले पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। एक और पढ़ लीजिएगा, मोपला विद्रोह। इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करके जाइएगा। विद्रोह में इससे बाहर के सवाल, मुंडा विद्रोह वगैरह तो है ही, तो वो सब आप पढ़ लेंगे ना। इसके बाहर का सवाल जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मुंडा विद्रोह पढ़ कर जाइएगा, जिससे इससे बाहर के सवाल आपसे ना पूछे जाएं। ओके, अगले किस टॉपिक पे चलेंगे हम लोग? 1850 के बाद का क्रम अगर देखेंगे ना आप लोग, तो उसमें बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन जिससे जुड़े हुए सवाल आप लोगों से शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, और शॉर्ट आंसर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा। लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन सभी लोग पढ़ कर जाते हैं। तब धार्मिक सुधार आंदोलन में कौन कौन सा हम लोग पढ़ें, तो मुख्य मैं बता देता हूँ, वहाँ से पढ़ के जाइए। पहला कौन सा है इसमें? पहला है आपका आर्य समाज। दूसरा क्या पढ़ेंगे आप? थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या पढ़ेंगे? आर्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, किन क्षेत्रों में काम करता था ये, और थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, इसका संस्थापक कौन थे, किस तरह से ये काम करता था और किस तरह से इसका योगदान है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रवाद का विकास। इसको भी बांटिए, कारण और प्रभाव क्या पड़ा। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसमें एक और आप पढ़ेंगे, तीसरा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, इसको पढ़ के चले जाइएगा। ओके, धार्मिक सुधार आंदोलन में यही 3-4 मुख्य टॉपिक हैं। इसको पढ़ के जब आप जाएंगे तो इसमें से मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत के सवाल की मैं बात करूँ, आधुनिक भारत में कम से कम यहीं से पूछे जाएंगे इन सब चीज़ों से। अगला कौन सा टॉपिक है? स्वतंत्रता आंदोलन।
अब स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो इसमें पूछा जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी सबसे पहली चीज़ कैसे पढ़ेंगे आप, इसका विकास कैसे हुआ। विकास में आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का विकास मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उदारवाद। उदारवाद का जो काल रहा है, कांग्रेस की स्थापना के शुरुआत के जो काल रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, उदारवाद का काल। आपको लग सकता है कि मैं इरेलेवेंट चीज़ बता रहा हूँ, इतना तो है ही नहीं सिलेबस में। 67वीं बीपीएससी मेंस का पेपर उठाइए, उसमें उदारवाद से जुड़े हुए सवाल लॉन्ग फॉर्म में पूछा गया है ना। तो ऐसी ही हवा में बातें नहीं करता हूँ मैं, पहले घंटों बैठकर पिछले साल के सारे पेपर को एनालिसिस करता हूँ। सिलेबस को बार बार पढ़ के बुकों से एक टॉपिक को निकाल के फिर ये एनालिसिस वीडियो बनता है। हवा में बातें कम से कम मैं तो चैनल पर नहीं करता हूँ। ओके, जब विकास पढ़ेंगे आप तो इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रेस का योगदान, प्रेस का योगदान के अलावा क्या पढ़ेंगे, जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसका क्या योगदान रहा है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में और स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में। बहुत ही माइनर सा चीज़ मैं बता रहा हूँ। और धार्मिक सुधार आंदोलन के पॉजिटिव पक्ष भी हैं, निगेटिव पक्ष भी हैं। पॉजिटिव पक्ष क्या है कि लोगों को जागरूक बनाया, राष्ट्रवाद का एक तरह से फैलाव किया, उनको बताया कि आप हीन नहीं हैं, वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन करके बताया कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। और उसका एक नुकसान भी है। क्या है नुकसान धार्मिक सुधार आंदोलन का, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो सांप्रदायिकता का विकास। इससे धीरे धीरे समाज में डिवीज़न क्रिएट होने लग गया। हिंदू खुद को वर्चस्वशाली बताने लग गए, मुस्लिम खुद को वर्चस्वशाली बताने लग गए, और इसके कारण थोड़ा सा हम इसकी आलोचना जब करते हैं तो इन चीज़ों को लिखना पड़ता है। स्वतंत्रता आंदोलन का विकास पढ़ेंगे, जिसमें प्रेस का योगदान, धार्मिक सुधार आंदोलन का योगदान, ये सब पढ़ेंगे। उदारवाद का क्रम मैंने बता दिया है। अगला क्या पढ़ेंगे आप लोग, कांग्रेस की स्थापना। ओके, कांग्रेस की स्थापना हम क्या पढ़ेंगे, इसका कारण क्या था, क्या इसकी स्थापना अचानक से हो गया, इस तरह की चीज़ों को क्या पढ़ेंगे आप। जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो इससे पहले की राजनीतिक संस्थाएं थी इससे पहले की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना को आप डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी के क्रम में आप किस चीज़ को पढ़ लेंगे, फिर उदारवाद का काल भी पढ़ लेंगे, क्योंकि शुरुआत के जो कांग्रेसी थे वो लिबरल थे, वो लॉन्ग लिव क्वीन का गाना गाते थे। ओके, कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या अगला टॉपिक क्या होगा, उग्रवाद का विकास। उग्रवाद के विकास से भी आप क्या पढ़ेंगे, कारण कौन कौन से थे, परिणाम कौन कौन सा हुआ इसका, और उग्रवाद का विकास कब से कब तक रहा है। इसी क्रम में आप स्वदेशी आंदोलन भी पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन से पहले उग्रवाद का विकास अलग तरीके से हुआ था, और फिर असहयोग आंदोलन के बाद, जिसमें भगत सिंह वगैरह आते हैं, असहयोग के बाद इन दोनों उग्रवाद के चरण को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके पीछे निहित कारणों को पढ़ेंगे और इसके परिणाम को भी पढ़ेंगे, और ढंग से सारे क्रांतिकारी नेताओं के नाम, उनके समाचार पत्रों के नाम, उनके पत्र पत्रिकाओं के नाम, और कहाँ कहाँ पर कौन एक्टिव थे, ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उग्रवाद के विकास में। ओके, उसके बाद 2 गवर्नर जनरल हैं, लिट्टन है, रिपन है। लिट्टन ने जो भी काम किया उसको पलटा किसने, रिपन ने पलटा। कर्जन की नीतियां हैं, कर्जन की नीति में भी आप बंगाल का विभाजन पढ़ लेंगे, बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे कर्जन की नीतियों में आप लोग। उसके बाद से डलहौजी को पढ़ेंगे आप लोग। डलहौजी ने कौन कौन से काम किए, शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, यूपी में पूछे गए हैं बहुत बार, यूपीएससी में भी बहुत बार धड़ल्ले से पूछा गया। डलहौजी के काम, रिपन के काम, कर्जन के काम, लिट्टन के कौन कौन से थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे, उसमें आप लोग हथियारों वाले एक्ट की बात करेंगे, दिल्ली दरबार की बात करेंगे जब लिट्टन था, भारत में अकाल की बात करेंगे। रिपन को गुड रिपन कहा जाता था, क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में
स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। रिपन के समय फैक्ट्री एक्ट आए थे 1881 1882 के आसपास। उसके बाद से आपको करजन के समय में करजन किचनर विवाद पढ़ेंगे आप। रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद पढ़ेंगे। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि जो भारतीय जज होंगे वो गोरे लोगों पर अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, फिर रिपन को त्यागपत्र देना पड़ गया था। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसका, स्वदेशी में बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है इस पर। वीडियो पसंद आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या सिलेबस है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, चंपारण का आंदोलन पढ़ेंगे। इसमें तो बिहार का ही सब कुछ है, बिहार के विशेष संदर्भ, बिहार के नेताओं का नाम याद रख करके। ओके, उसके बाद से आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से आप पढ़ेंगे इसमें होम रूल, इसमें बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। होम रूल के बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, खिलाफत और असहयोग। किसके परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और बिहार के परिप्रेक्ष्य दोनों में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल दोनों चीज़ों का इसमें आपको समायोजन करना पड़ेगा, तब जाके इसका ये क्लियर होगा। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए बंधुओं, तो हम लोग असहयोग आंदोलन तक पहुँच गए। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको स्वराज के बारे में पढ़ना होगा। स्वराजवादी जो थे उनके बारे में पढ़ना होगा। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इन सब का नाम आता है इसमें, तो इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, इतिहास को क्रम में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और स्वराजवादी आंदोलन का फिर बिहार में पढ़ेंगे, श्री कृष्ण सिंह जो वगैरह का नाम जो आता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद से मैंने क्या बोला, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पढ़ेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में। बिहार बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा था, ये पूरे देश में ही प्रचलित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से हुआ था और क्या क्या इसमें काम किए गए थे, पूरा इसका कैसे विकास हुआ, कहाँ से कहाँ तक यात्रा की, सारा कुछ डिटेल और बिहार के विशेष संदर्भ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। ओके, अगला टॉपिक कौन सा होगा अपना, अगला होगा सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, जिसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, पूना समझौता भी पढ़ेंगे। पूना समझौता जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1935 एक्ट मैं अलग से बताऊंगा, एक्ट सारी अलग से मैं बताऊंगा कौन कौन सा एक्ट पढ़ना है। प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव जो होता है उसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। प्रांतीय चुनाव के बाद आप द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध और हमारा आंदोलन। क्यों, इसके क्रम में कौन कौन सा चीज़ आएगा, बहुत सारा कुछ आएगा। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए को आप लोग पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे, उसके बाद भारत की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे और फिर संविधान सभा की स्थापना। बस यहाँ तक आपको पढ़ना है इसको। ओके, क्लियर हो गया। अब कुछ विशेष टॉपिक भी हैं जिसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसके बिना आप इन सब टॉपिकों को ढंग से नहीं समझ सकते। 1909 का एक्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लखनऊ पैक्ट नहीं समझ में आएगा और तब तक आपको भारत में सांप्रदायिकता का विकास ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1909 के एक्ट से पहले भी आपको क्या पढ़ना है, 1868 का एक्ट, 1892, 1909, 1919, 1935, इन सबको पढ़ना है विशेष। मैं इसमें से बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा, इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा और क्या पढ़ना है आपको, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, बिहार पाश्चात्य शिक्षा का विकास। इसमें स्त्री शिक्षा को अलग से डिवाइड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा आज तक हर बार पूछा गया है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है बिहार में स्त्री शिक्षा, या भारत में, बिहार के संदर्भ में तो नहीं पूछेगा, भारत में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसको लिख कर आप बता सकते हैं। ये सब मैंने क्या बताया, पूरा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है आपका, उसको मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करके एक एक चीज़ को आपको खोल के दिखा दिया है कि देखो भाई इसको पढ़ना है,
ऐसे ऐसे पढ़ना है और इस टॉपिक को करके जाएंगे आप लोग, तो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर जो इस बार से आएगा। देखिए, इतिहास जब भी पढ़ा जाता है ना बंधुओं, तो उसको लयबद्ध तरीके से क्रम में पढ़ा जाता है, क्योंकि इतिहास एक कहानी होती है। जिस कहानी का एक भी सिरा आपसे छूट गया ना, तो आगे के सिरे आपसे सही से जुड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। और अगले दिन हम करंट अफेयर का इस तरह से कर लेंगे, फिर इसी तरह से GS2 का भी मैं एनालिसिस कर दूंगा, और निबंध के पेपर का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना मुझ पर एहसान करना चाहिए आपको, थोड़ा सा कर्तव्य निभाना चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, फीडबैक चाहिए होता है मुझे भी। थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए।